हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। ओके। और इस चैनल में आप लोग फिज़िक्स के सबसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पाएंगे। वह कॉन्सेप्ट्स जिनकी वजह से आपका पढ़ाई करने में जो समय लगता है उस पढ़ाई का समय बचेगा। क्यों और कैसे? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बार बार बस पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़िए, इतना पढ़ दीजिए एक ही समय पे कि उसको बार बार आपको समय ना देना पड़े। ओके। और मेरी यही कोशिश है कि आपको इस चैनल पे इस तरह का नॉलेज मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड दूं कि आपको एक ही चीज़ को साल भर पढ़ते हुए ना चला जाए। आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने आज जो पढ़ लिया इसके बाद दोबारा पढ़ने की इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, सिर्फ रिवीजन करूंगा लास्ट टाइम पे। इस कदर मैं इस चैनल को बना रहा हूं आप लोग के लिए, और आप लोग भी इसके लिए सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 3.2 है। अगर आप लोग नए बच्चे हैं तो आप लोग प्लीज़ 3.1 देखिए, क्योंकि मैंने काइनामेटिक्स का वहाँ पे सबसे बेसिक्स टर्म्स, यानी जो सोच जिसे लेकर के हमें इस चैप्टर को चलना है, वो सोच वहाँ पे डेवलप करेंगे हम लोग। उसके बाद इस चैप्टर को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही छोटे टर्म्स, ये वह टर्म्स हैं जो आज के लेक्चर में हम टर्म्स सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ये वह टर्म्स हैं जो कि आपके हर एक न्यूमेरिकल्स में आएंगे। हर एक न्यूमेरिकल में वो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं और आप बार बार उनको, वो क्लियर नहीं होते, इसलिए हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कि मैं पहला ही आपको टॉपिक बता रहा हूँ, पोजीशन। अब कहने की बात यह है कि पोजीशन कोई पढ़ने वाला टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कि ये किस कदर से हम इसको समझते हैं, और कैसी ऐसी वर्मा में पोजीशंस को ही लेकर के क्वेश्चन जब डेवलप करता है, जब पूछा जाता है, तो हम भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता ये है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्ट करते हैं वहीं से। पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन एक ऐसा वर्ड है बेटा जो कभी भी अपने आप को खुद से डिफाइन नहीं कर पाता है, अपने आप को ये बता ही नहीं पाएगा। पोजीशन हमेशा किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने आप को बताता है। चाहे इस दुनिया में कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए, किसी भी फील्ड का पोजीशन ले लीजिए, वह पोजीशन किसी ना किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में होकर के ही अपने आप को डिफाइन करता है। जैसे कि आप अपने, मान लीजिए एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आप ही फंसे हैं उस एग्जांपल में, आप ही फंसे हैं उस एग्जांपल में। आप अपनी बहुत बड़ी शिप लेकर के समुद्र में फंस गए। अब समुद्र में फंस गए और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे बचाइए, मेरे को डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं कहाँ कैसे आऊँ। तो आपसे पोजीशन पूछा जाता है कि आप किस पोजीशन पे या किधर गए हैं, आप कहाँ गए हैं। तो आप जब शिप पे ऊपर आते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ पूरा पानी ही पानी है, तो आप अपना डायरेक्शन या अपना पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? चारों तरफ तो पानी है, कि हाँ इधर भी देख रहा हूँ पानी, उधर भी देख रहा हूँ पानी, सब जगह तो पानी है, तो मैं बताऊंगा क्या तुमको? मेरी बात समझ में आई? कि अब आपको अपने ही पोजीशन को बताने के लिए कोई दूसरा लोकेशन या पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई? उसी तरीके से नेक्स्ट जो कि हम पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, उसी को कहा जाता है। तो अपने आप को खुद को इसे बताने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है कोऑर्डिनेट्स का। जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं। अब आप किस कोऑर्डिनेट पे खड़े हैं कुछ पता नहीं है। इस पूरे ग्रीन बोर्ड में देखिए आप कहां पर हैं, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि सर मैं इस बोर्ड के इस कॉर्नर से 5 मीटर की दूरी पे हूं, और इस बोर्ड के 1 फीट की दूरी पे हूं, नीचे से 2 या 3 फीट की दूरी पे हूं। तो आप इस तरह का लोकेशन बताते हैं। तो इस तरह से आप बताते हैं किसी को अपनी जानकारी, अपने पोजीशन को। तो उसी तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके पोजीशंस को काइनेमेटिक्स में बताएंगे। इसको प्लस एक्स कहते हैं, इसको माइनस एक्स कहते हैं, इसको प्लस वाई माइनस वाई। ओके। अगर आप प्लेन में हैं, कहां पे है? प्लेन, किसी प्लेन पे हैं, तो प्लेन पे आप यहां से देखिए, आप यहां से x डिस्टेंस है, कितना? x1 मान लीजिए, और यहां से लेकर के यहां तक आप y1।
तो ये आप कहां पे हैं, x1, y1 पे हैं। अब आपको ये तो आपका कोऑर्डिनेट हुआ, ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ, लेकिन आप किस पोजीशन पे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इस एक्सेस को भी और इस एक्सेस को भी एक रेफरेंस पॉइंट दिया गया है। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहां 0,0 हम मानते हैं, यहां से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट होता है। और यहां के रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कितने दूरी पे हो ये हम बता सकते हैं। ये है आर वेक्टर, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, है ना। आगे चल करके हम वेक्टर, इसके बाद वाला ही चैप्टर हम लोग वेक्टर ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जरा कि ये आर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो अब इस आर को आप कैसे, आप इस पॉइंट पी को तो बता सकते हैं, पी क्या है आपका, x1 y1। आर क्या है आपका, आर है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये है आपका आर। ये कब है, जब आप किसी प्लेन में हैं। अगर आप किसी स्पेस में होंगे तो xi प्लस yj प्लस zk, ये जब आप किसी स्पेस में हो। इस तरीके से आप किसी पोजीशन को डिनोट करेंगे और बताएंगे और क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। बताने को ये बता सकता हूं, लेकिन अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने ऊपर, ठीक है। अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, तब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी जितना रिक्वायरमेंट है वो हमने समझ लिया। तो पोजीशन खुद को बताने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करता है। अदरवाइज आप किसी भी पोजीशन को नहीं बता सकते। जैसे कि हर फील्ड का एक जो पोजीशन होता है ना, वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होता है। वो किसी से कितना ऊंचा है, कितना पावरफुल है, इस तरह की चीज़ों से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोजीशन समझ में आया, इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसी को हम कहते हैं पोजीशन। ओके, आगे बढ़ें। तो छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वाह वाह, बहुत मज़ेदार आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को, देखते रहिए। देखिए, नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एंड मोशन। एक कंडीशन मैं आपको देता हूं, पहले हम लोग कंडीशन, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिकल फेनोमेना जो हम करते हैं, और उस फेनोमेना को अगर हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वह सारी क्वांटिटी किसके हैं, फिजिक्स के। ओके, तो आप देखिए कि कौन सा फिजिकल फेनोमेना आपने किया जिसकी वजह से आप ही को फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप नहीं किए होते तो शायद ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ता। तो ये गलती आपकी है, तो इसको आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, हुआ क्या कि आप यहां खड़े थे, ठीक है, आप यहां पे खड़े थे किसी एक ट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में आप यहां पे खड़े थे। तो यहां से आपकी दूरी x1 थी, p1 पोजीशन पे। t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक आप वहीं पे खड़े थे, ठीक। इतना टाइम से इतने टाइम तक आप वहीं पे खड़े थे। कुछ समय बाद आप यहां से यहां चले गए p2 पोजीशन पे, यानी आपका पोजीशन चेंज हो गया, आपका पोजीशन चेंज हो गया, और ये डिस्टेंस x2 है। ये गलती किसने की, आपने की। अगर आप चुपचाप यहीं रहते, इस पेड़ के x1 डिस्टेंस पे ही रहते, तो आप और पेड़ दोनों क्या कहलाते, रेस्ट, और कहानी यहीं खत्म हो जाती बेटा। लेकिन गलती आपने की, भुगतान भी आप ही भुगतेंगे। ओके, आप ही को इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो आपने जो यहां से यहां के बीच में जो फिजिकल फेनोमेना किया,
जो अपने सराउंडिंग में ये हरकतें करके दिखाई, इसी को कहते हैं क्या? मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। इसीलिए मोशन से पहले क्या होता है? रेस्ट। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें रेस्ट और मोशन दोनों समझ में आना चाहिए। आपने क्या किया? सिंपल एक मोशन, और अब इस मोशन की वजह से देखिए इस पूरे चैप्टर में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। आपने क्या P1 से P2 का तक जाना। अब ये अगर आपने नहीं किया होता ना, x2 माइनस x1 अपने लाइफ में नहीं किया होता तो शायद ये चैप्टर नहीं बनता। तो आपने यहां तक आने में क्या किया? कुछ समय लिया, और समय लेने के बाद यहां तक आप आए। तो इस मोशन में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आ गई जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। क्या आ गई? फिजिकल क्वांटिटी आ गई, है ना। आपने देखिए इस अंतराल में आपने क्या किया गया? यहां से यहां तक आने में आपने कुछ समय लिया होगा। क्या लिया होगा? समय। तो देखिए क्या क्या लिया आपने? टाइम। दूसरा, आपने कुछ गैप क्रिएट किया, समय का भी और डिस्टेंस का भी। तो दूसरा आपने क्या किया? डिस्टेंस। तीसरा, आपने यहां से यहां तक जाने में विदाउट स्पीड तो जाएंगे नहीं, स्पीड भी आप ही ने क्रिएट किया। देखिए एक और चीज आपने क्या किया? आप यहां से वहां तक जाने के लिए जल्दीबाजी कर बैठे आप। वेरी बैड। जो कि आपने जल्दीबाजी किया तो वही टर्म क्या बन गया? एक्सेलरेशन। और वहां जाके रुका आपने। ओहो, तो ये एक्सेलरेशन का क्या हो गया? अपोजिट, यानी डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन का अपोजिट यानी रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब देखिए इन्हीं टर्म्स को इसी का एक ब्रदर आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और भाई है, वो है वेलोसिटी। हमने उन्हें फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब एक्सेलरेशन, स्पीड, और ये फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड होंगे। कैसे? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह से स्पीड भी, वेलोसिटी भी। क्लियर होगी बात? तो आपने ये सारी चीजें की जिसकी वजह से फिजिकल क्वांटिटीज एग्जीक्यूट हुई, और ये फिजिकल क्वांटिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें और भी थी। आप रास्ते में चलते चलते ठोकर खा गए, आपके पैर में चोट लग गया, आपको दर्द आया, लेकिन उस दर्द को फिजिकल क्वांटिटी में कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए इनमें वो जिक्र नहीं होता। आपको भूख प्यास जो भी लगी उसका कोई जिक्र इसमें नहीं होगा, लेकिन जो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर में। तो ये एक छोटा सा टर्म, थोड़ा सा आप बस थोड़ा सा ही चले थे बेटा, लेकिन इतने की वजह से आपने इतने टर्म्स क्रिएट कर दिए, है ना। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगा, कितना लगेगा, ये सारी चीजें आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये समझ में आया? तो यहां पर देखिए आपने क्या क्या किया। हमको पहला टर्म मिला रेस्ट और दूसरा टर्म मिला मोशन। तो रेस्ट क्या होता है उसको लिख लें। अब रेस्ट होता क्या है? इस ऑब्जेक्ट ने, इस पर्सन ने अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट पासेज ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं किया। यानी इस ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज नहीं किया विथ पासेज ऑफ टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with passage of time,
with passage of time with respect to any reference point. रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एक टेबल है और इस टेबल पे आपकी बुक पड़ी है। अब बुक भी कौन सी पड़ी है? बुक भी आपकी फिजिक्स की पड़ी है। इस टेबल पे दो बुकें पड़ी हैं, एक ये और एक ये फिजिक्स पार्ट 1 है और ये फिजिक्स पार्ट 2 है। इन दोनों का पोजीशन आपस में एक दूसरे के साथ चेंज नहीं होता। साल भर ये आपकी बुकें ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इनको मोशन में लेके आइए अपने साथ, तो कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, क्लियर होगी बात? तो ये बुकें आपकी साल भर के लिए किस में हैं? रेस्ट पे हैं। अ बुक ऑन द टेबल इज इन रेस्ट कंडीशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए, ये एग्जांपल है आपका। दूसरा क्या है? मोशन। मोशन किसे कहते हैं? सेम वही चीज है जो हमने यहां लिखा है। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? मोशन इसी को कहते हैं ना। इसमें आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही मोशन कहलाता है। तो आप इसमें क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं? आप इसमें अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं विथ पासेज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इज नोन एज मोशन। तो लिखिए, when an object change its position with passage of time with respect to any reference point, with respect to any reference point is said to be motion, is said to be in motion। इन लिख लीजिएगा, is said to be in motion। तो वो किस में है? मोशन में है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? एक कार रोड पे चल रही है। अ कार मूव्स ऑन द रोड, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। लिख लेंगे आप लोग। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग लिख सकते हैं। ओके, ये है आपका रेस्ट और मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? ये चीजें टफ क्यों हो जाती हैं? टफ क्यों हो जाती है? एक्चुअली होता क्या है ना कि हम इन सब चीजों का बेसिक्स नॉलेज नहीं रखते। अब देखिए, अब आपको मोशन पता चल गया ना, रेस्ट पता चल गया ना, इट्स सम कंडीशंस। और ये कंडीशंस अगर आपको क्लियर है, ये कहानी अगर आपकी क्लियर है, तो आप इसको जब चाहेंगे तब अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और जब चाहेंगे तब इसको आप क्वेश्चन में नजर आएगा, आपको देखेंगे तो वहां समझ में आएगा कि हाँ, ये वह सारे कंडीशंस जो हमने पहले पढ़े। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सभी टॉपिक्स को बेसिक्स तरीके से पढ़िए, बेसिक्स तरीके से, एकदम आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलिए मैं इसको रफ कर दूं। और नोट्स बनाते रहिए बेटा, मैं बहुत बार बोलता हूं आपको, नोट्स बनाते रहिए और सुंदर हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरपी कह सकते हैं आप, आरपी, रेफरेंस पॉइंट।
ओके, तो ये रेफरेंस पॉइंट है क्या? इस रेफरेंस पॉइंट के जरिए हमें पता चलेगा हमें ये पता चलेगा कि रेस्ट और मोशन दोनों एक रिलेटिव टर्म है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, लेकिन उससे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट समझना पड़ेगा। देखिए कैसे। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? यह वह पॉइंट है जिसके अराउंड आप पूरा मोशन कंसीडर करते हैं। यह वह पॉइंट है जिसके अराउंड आप पूरा मोशन कंसीडर करते हैं। जैसे कि देखिए, ये आप अपने दोस्त को, दो दोस्त आपके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। ये भी एक विंडो सीट पे है, ये भी एक विंडो सीट पे है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन की एक बोगी है, और ये आप स्टेशन पे उन लोग को छोड़ने आए हैं। ठीक है, ये लोग जा कहाँ से रहे हैं? BSB से NDLS, है ना? BSB से NDLS जा रहे हैं। तो आप इन लोग को जब छोड़ने आए तो आपने क्या देखा? जैसी ट्रेन चलती है तो आप ये कहते हैं कि चलो ये दोनों अब जा रहे हैं, दोनों किसमें आ गए? मोशन कर रहे हैं। अब मुझे भी वापस घर जाना चाहिए, मैं भी मोशन करूंगा, तभी तो। लेकिन ये दोनों क्या कहते हैं? पूरी जर्नी के लिए, ये पूरी जर्नी के लिए कहते हैं कि हम दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है x, वह गैप पूरी जर्नी में कांस्टेंट इतना ही बना रहा। तो ये जब गैप चेंज ही नहीं हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे थे? यार पूरे रास्ते में बड़े आराम से आए, मस्त रेस्ट करते हुए आए। और ये क्या कह रहा है? यार मेरे दोस्त पूरी जर्नी चलते गए और पहुंच गए अपने, मतलब NDLS पहुंच गए, नई दिल्ली पहुंच गए। इसको वाराणसी कहते हैं और इसको NDLS को नई दिल्ली कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक ही कंडीशन को एक बंदा कह रहा है कि रेस्ट में है, सॉरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? रेस्ट कह रहे हैं, और ये इसको क्या कह रहे हैं? मोशन कह रहे हैं। यानी एक सिचुएशन को कभी भी दो चीजों से रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब वो दोनों टर्म आपस में एक दूसरे से के रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट में हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अगर ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं करते तो इनके बीच का भी गैप सेम रहता, x1, लेकिन ये x1 चेंज होता चला गया, और चेंज होते होते कितना चला गया? 1000 किलोमीटर के लगभग। वैसे ये होता तो 800 किलोमीटर है, 800 के लगभग होता है। ठीक है, 800 किलोमीटर का चेंज आ गया इनके पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ पासेज ऑफ टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। तो ये इनके बीच का जो गैप चेंज होता गया, तो ये इसने क्या कहा कि ये मोशन कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का गैप चेंज हुआ क्या? तो पूरी जर्नी में क्या थे? एक दूसरे के लिए रेस्ट पे थे, इनके बीच का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था पहले, फिर उसके बाद रेस्ट एंड मोशन समझाया, अब उसके बाद रेफरेंस पॉइंट समझ रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ रहे हैं। यानी इस फ्रेम से देखेंगे तो ये मोशन में है, इस फ्रेम से आपस में एक देख रहे हैं एक दूसरे को तो रेस्ट में है। हम क्या कहते हैं जब खिड़की के सामने बैठे होते हैं ट्रेन में, कि ये पेड़ पीछे जा रहा है, ये पूरा पहाड़ पीछे जा रहा है। वो पीछे नहीं जाता है, आप एक्चुअली आगे जा रहे होते हैं। तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। रेस्ट और मोशन कभी भी एक्चुअल कोई रेस्ट में नहीं होता और ना ही तो एक्चुअली कोई मोशन में होता है। इट्स डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए जरा, देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल समझ में आओगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, ये क्या है? अगर इन दोनों चॉक्स को मैं एक साथ मूव करा रहा हूं तो इनके बीच में कोई पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या है? एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। लेकिन अब ऐसे, इस तरीके से, अब इनके बीच का पोजीशन देखिए चेंज हो रहा है। अगर इनके बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? मोशन। पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और ऐसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन क्या ये रेस्ट में है? एक्चुअली नहीं। हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम यहां अगर हम खड़े हैं तो क्या हम रेस्ट पे हैं? अगर आप अर्थ के बाहर से मुझे देखेंगे
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ के साथ मोशन कर रहा हूँ। अगर आप अर्थ पे ही आकर के सेम इसी क्लासरूम में आकर के आप देखेंगे तो आपको क्या दिखूंगा, मैं रेस्ट पे हूँ। सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर अ रिलेटिव टर्म। लिख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखिए, तो रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, आरपी किसे कहते हैं? इट इज अ पॉइंट, लिखिए, इट इज अ पॉइंट around which motion will be considered। ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड आप पूरे मोशन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या कंसीडर करते हैं। ओके, सो रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट अराउंड विच मोशन विल बी कंसीडर्ड। सिंपल डेफिनेशन, इससे ज्यादा नहीं कुछ। क्लियर होगी बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ में आया। मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के टाइम के लिए आप बस इतना ही समझिए। ओके, नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने समझा, रेफरेंस जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं ये भी हमने समझा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखें जरा इसे। क्लियर हो गया कि रेस्ट और मोशन कैसे एक दूसरे के रिलेटिव टर्म होते हैं। ओके, मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा। स्टेशन कोड्स याद है कि नहीं याद है? कुछ स्टेशन कोड्स भी याद कर लीजिए, है ना। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे ये सब। कॉलेज लाइफ में इस जब जर्नी करना शुरू करेंगे आप लोग तब। खैर इस लॉकडाउन में तो ज़्यादा जर्नी करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, और समय है तो इस समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। या पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कैसे हम किसी को पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, इसका क्या कारण है। एक छोटा सा एग्जांपल लें। खैर ये एग्जांपल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए ये है आपका अर्थ ब्लू कलर में, है ना, ये आपका अर्थ है, और ये है आपका सन येलो कलर में। आपको पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1 AU, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना कहलाता है? 15 करोड़ के बराबर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ये वह डिस्टेंस है, ये वह डिस्टेंस नहीं है जिससे कि आप अपने रिलेटिव्स के घर की दूरी नापते हो। क्लियर? ये वह डिस्टेंस है जहां आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस नापते हैं। क्लियर होगी बात? तो 1 AU के बराबर होता है। और रेडियस ऑफ सन क्या है? रेडियस कितना है इसका? इसका रेडियस है 696,430 किलोमीटर। ठीक है ना। अगर आप इसका 2πr लेंगे तो ये लगभग आपका 44 लाख किलोमीटर के आएगा, 44 लाख किलोमीटर आएगा। तो ये 44 लाख से कितना? 44 लाख, इसका साइज कितना? 44 लाख किलोमीटर इसका πr है, यानी सरकमफ्रेंस है। और ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, कहने को तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इससे देखने वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये जो x डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, ये उसके साइज से भी बड़ा है। अगर जब कभी भी साइज बड़ा हो किसमें का, आपके ट्रैवलिंग डिस्टेंस का साइज अगर बड़ा हो और जो सन का साइज है, सन का साइज वो छोटा हो,
एक्स बड़ा हो, सन का साइज छोटा हो, तो सन को कैसा कंसीडर करेंगे आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। मैंने क्यों इस एग्जांपल को लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि सन छोटा नहीं है, लेकिन सन से हमारी दूरी इतनी ज्यादा है कि वो हमें एक छोटा सा नजर आता है। तो डेफिनेशन क्या इसका बनता है, लिख लीजिएगा। क्या डेफिनेशन बनता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट is greater than the size of ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जर्वर और डिस्टेंस के बीच का साइज बड़ा होगा देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। मैंने इसको ऐसा क्यों पढ़ाया? कारण ये है क्योंकि आपका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए जरा। ये बगल में आपका ट्रक चल रहा है, और आप भी चल रहे हैं साइकिल पे, ठीक है? आप भी साइकिल पे बैठे हैं, ये रहा, ये आपका हैंडल पकड़ करके आप चला रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रक कब जाकर के मेरे से गुजरेगा बगल से, ट्रक कुछ बड़ा है ना। आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि आप और इसके बीच का जो गैप है, एक तो वो कम है, दूसरा इनके आप आपस में ये गैप कम है, कितना कम है? और ट्रक का गैप x1 x डैश इज ग्रेटर देन x। तो ये ऑब्जेक्ट क्या आपके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या आप उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि इनके बीच का आपस में इन दोनों के बीच का गैप क्या है? वो छोटा है। और अगर यही आप साइकिल लेकर के बहुत पीछे होते और ये गैप बहुत दूर होता, मान लीजिए कि आप और इनके बीच में हो जाता 100 किलोमीटर का गैप, तब ये ट्रक भी आपको छोटा नजर आता, बहुत दूर चला गया, और आप भी कैसे हो जाते? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाते। तो रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस से बड़ा है तो वो बिगर ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस से छोटा है तो उसको क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और दूसरा एक और तरीका इसको समझने का, अगर आप उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर उसके नजदीक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एक बिगर ऑब्जेक्ट है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? इतना लिख लेंगे, समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो ये भी एक बेसिक लेक्चर है आपका, ये भी एक बेसिक लेक्चर है। देखिए इसमें हमने कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े हैं जो कि हमको इस पूरे चैप्टर में उसका हेल्प है। उस पूरे चैप्टर को यही टर्म्स क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि एक टेबल पर एक बीकर रखा रहता है, एक ग्लास, और इसको किसी ने पुश कर दिया। क्या कर दिया? धक्का दे दिया। तो ये ग्लास यहां पर ऐसे आ जाता है, और इसमें ऐसे वाटर था, वो वाटर लेवल ऐसे हो गया। अब ये बताइए कि इस कंडीशन के लिए जैसे एक कंडीशन मैंने दिया था अर्थ और सन का, फिर एक कंडीशन दिया था ट्रक और आपका, अब ये कंडीशन आपके पास है कि ये बीकर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या लार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नो डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है। चलिए हम इसको अब फिर से समझा देंगे आपको। तो ये कैसा है? ये कंडीशन आपको कैसा नजर आ रहा है? ये कंडीशन में आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो ये है, ये येलो चौक से जो मैंने आपको दिखाया है, और साइज ऑफ दिस बीकर इज ग्रेटर देन दिस x, और इसको y मान लीजिए। तो y इज ग्रेटर देन x, तो ये कैसा कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या लार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ये कहलाएगा लार्ज ऑब्जेक्ट, LO, लार्ज ऑब्जेक्ट। यानी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा है? लार्ज ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आया? अब बी देखिए, बी ये है
कि स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2, फिर से वही मान लीजिए BSB से NDLS तक जाने में एक ट्रेन ट्रैवलिंग कर रही है। एक ट्रेन क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। अब इस कंडीशन में आपका ये जो ट्रेन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या लार्ज ऑब्जेक्ट है? यानी ये पॉइंट मास कहलाएगा या लार्ज ऑब्जेक्ट या लार्ज मास कहलाएगा? खुद ही सोचिए जरा कि इसका जो डिस्टेंस x है, इसका जो डिस्टेंस x या y मान लीजिए, वो इस डिस्टेंस x से क्या है? ये y आपका अब छोटा है x से, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवरिंग इज स्मॉलर, यानी इसका साइज इससे छोटा है, इसलिए अब ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हुआ तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा या उससे कंपेयर करने लायक है तब ये लार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ये दो क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि कब किस ऑब्जेक्ट को मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना है, कब किसको मुझे लार्ज ऑब्जेक्ट समझना है। तो एक क्वेश्चन आप लोग जरा सॉल्व कीजिए। सी, एक ग्राउंड पे एक बॉल स्पिन कर रही है। क्या कर रही है? बॉल स्पिन कर रही है। तो जब बॉल स्पिन करती है, वीडियो पॉज कीजिए, पहले इसके बारे में सोचिए, ठीक है? जब बॉल किसी ग्राउंड पे स्पिन करती है तो क्या जो बॉल और स्पिन करने वाले पोर्शन का गैप देखिए, यानी जो टचिंग पॉइंट है वह कितना है? टचिंग पॉइंट सिर्फ इतना है, ये मान लीजिए आपका क्या है? x, और पूरे इसका साइज क्या मान लीजिए? y। अब आप देख रहे होंगे कि y क्या है? ग्रेटर देन x है, यानी जहां स्पिन कर रहा है उतनी ही जर्नी किया ना स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। आपको कंडीशन ये दिया गया था कि एक बॉल स्पिन कर रहा है ऑन द ग्राउंड, तो स्पिन करने के बाद यहां पर हमने देखा कि जहां स्पिन कर रहा है वहां तो बहुत छोटे डिस्टेंस पे वो स्पिन कर जा रहा है, तो स्पिनिंग प्रोसेस बहुत ही कम गैप में हो रहा है, और साइज क्या है बॉल का? बड़ा है। और फिर हमारे धोनी सर ने लगाया एक हेलीकॉप्टर शॉट, जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री के बाहर। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जर्नी जो स्टार्ट हुई बॉल की हेलीकॉप्टर शॉट के बाद, अब ये बॉल बाउंड्री के बाहर, तो ये जर्नी ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ बॉल। तो अगर ये कंडीशन दिया रहे तो बॉल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कंडीशन दिया रहे तो बॉल एज अ लार्ज ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज ऑब्जेक्ट कब मानना है और पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानना है। आगे बढ़े, यानी हमारे चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। लास्ट एक अब अपने पास टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक क्या है? 1D 2D 3D। ये बहुत ही जरूरी है समझना। चलिए देखते हैं। 1D क्या कहलाता है, 2D किसे कहते हैं और 3D किसे कहते हैं? 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। चलिए देखें आगे। फर्स्ट क्या है? 1D मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और 2D मतलब होता है मोशन इन प्लेन। है ना? और 3D मतलब होता है मोशन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा सीधा, प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड, और स्पेस का मतलब ये
जो ये हमारे पास है। यानी ये चौक जब ऐसे मूव कर रहा है तो 1D, जब यही चौक ऐसे करके मूव कर रहा है तो 2D, जब यही चौक ऐसे जा करके ऊपर चला जाए तो 3D। कैसे, देखिए अभी समझते हैं। 1D का मतलब होता है मोशन इन वन डायरेक्शन, यानी आप इस कोऑर्डिनेट पे ये x का मूवमेंट कितना, x इन वन डायमेंशन, ओनली यू कैन यूज ओनली वन कोऑर्डिनेट। 1D में आप कितने कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होगा, एक, यानी वो स्ट्रेट लाइन पे। एक कोऑर्डिनेट मतलब सिर्फ एक ही लाइन, एक ही डायरेक्शन में होगा। 1D मतलब वन डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। अब यहां पर देखिए 2D में, तो इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो कार है, जो कार आपको मिलेगी लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिलेगी, तो इस कार ने अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन किया स्ट्रेट लाइन पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कार क्या कर रही है, ये कार कर रही है 1D मोशन। लेकिन अगर यही कार ऐसे यहां से मोशन करते हुए जा रही है, तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो 3 कर्व है इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें आपका देखिएगा ध्यान से, x भी कवर हो रहा है और y भी कवर हो रहा है, x भी कवर हो रहा है और y भी कवर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या y है, क्या y तो कुछ भी नहीं है। y कहां से आ रहा है, ये देखिए यहां पे आ रहा है, ये x आया इधर और ये y इधर। फिर से देखिएगा, ये x इधर की तरफ, तो यहां पे y का भी कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें सिर्फ y है, x है क्या, x नहीं है। इसमें सिर्फ x है, इसमें y है क्या, y नहीं है। लेकिन इनमें नोटिस कीजिए, इस पे आप नोटिस करेंगे तो x है, y है, x है, y है, x है, y है। तो ऐसे मोशन जहां पे कर्व में, यानी अब ये कार जब टर्निंग पॉइंट पे होती है तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ इस्तेमाल करती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम क्या डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा, यानी ऐसा मोशन जहां पे x और y दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो, x और y दोनों, और हर पल x और y दोनों में चेंज होना चाहिए। ऐसे मोशन को ही आप 2D मोशन कहेंगे। अदरवाइज अगर मैं ये कहूं, क्या आप इसको भी 2D मोशन कह सकते हैं, ये x है, ये y है, ये रहा, आप ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये 2D मोशन है या 1D मोशन है, कोई क्लियर कर नहीं सकता इसको। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसी को x मान लूं तो ये मेरा y हो जाएगा, तो ये कैसे डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात, तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसमें अब हर पॉइंट पे तो x नहीं कंसीडर कर सकते ना। क्लियर होगी बात, तो ये आपका 2D है और ये आपका 1D है। क्लियर होगी बात, अब समझ में आया कि 2D मोशन किसे कहते हैं, वह मोशन जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो, मोशन इन प्लेन। इसमें देखिए मोशन इन स्पेस यानी 3D मोशन। 3D मोशन में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चिड़िया जब डाल पे बैठी होती है तो वो उड़ने के लिए उठती है, फिर आगे जाती है और फिर बाहर निकल जाती है, फिर से ऊपर y एक्सिस, आगे x एक्सिस, और अब इस प्लेन के या तो अंदर या तो बाहर। तो इस तरह का जो मोशन हुआ, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, 3D मोशन कहेंगे। जैसे कि क्लास अगर 10th में आपने पढ़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो एक हेलिकल मोशन करता है, स्पाइरल मोशन करता है। वो कैसा मोशन होता है, इसको नोटिस कीजिएगा, ये आपकी तरफ भी आएगा, ये इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। देखिए कैसे, ये यहां से शुरू हुआ, देखिए वाई इधर जा रहा है, ऊपर भी गया है और आपके पास भी आ रहा है, दिख रहा है, ये आपके पास भी आ रहा है। फिर से देखिएगा, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया x में, ये यहाँ से इधर भी आता है y में, और ये ऊपर भी जाता है z में। तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ एग्जीक्यूट होंगे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? 3D मोशन। क्लियर हो गया? यानी इसमें मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, और बहुत मजेदार क्वेश्चंस लगाएंगे। एनसीईआरटी, एससी वर्मा, इन दोनों बुक को खत्म करेंगे धीरे धीरे। ओके अब इसमें एग्जांपल आपका क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या है? अ कार टर्न्स ऑन द रोड। इसमें क्या है? अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई। इन वन डायरेक्शन, या इन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका एग्जांपल क्या है? कार टर्न्स ऑन द रोड। इसका एग्जांपल क्या है? बर्ड फ्लाई इन स्पेस। बर्ड फ्लाई इन स्पेस। तो 1D 2D 3D आपको समझ में आया? क्लियर है? अब आगे बढ़े। आज का लेक्चर बस इतना ही ओवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। स्पीड के टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसी तरह से वेलोसिटी का भी, इसी तरह से एक्सेलरेशन का भी। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ये फर्दर हम आगे लेक्चर्स में देखते रहेंगे, और आज के लेक्चर को बस यहीं ओवर करते हैं। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग इस चैनल को, और सपोर्ट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि हो सकता है कि इससे, इस चैनल और इस लेक्चर की आपसे भी ज़्यादा किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, तो उन दोस्तों तक आप अपने इस चैनल को पहुंचाइए। ओके, so please keep sharing. Thank you.